प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली में। जो स्कूल वायलेशन करेगा वो दंड झेलने को तैयार है। 4 सालों में 105% फीस बढ़ाई है। इस स्कूल ने हर क्लास का ड्रेस कोड अलग कर दिया है। हमने नाम तो कटाया नहीं, फिर री एडमिशन और री एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। ये स्कूल का गुंडागर्दी है। नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग एनडीटीवी पर। आज पूरे दिन हमने स्कूलों की बढ़ती हुई फीस बढ़ाने की मनमानी और महंगी होती स्कूली शिक्षा पर बातचीत की। फीस की फांस मुहिम के दौरान जिन बड़े 10 सवालों के इर्द गिर्द हमने बातचीत की, वो सवाल ये हैं, आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि हम किन मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो 10 बड़े सवाल जिस पर हमने बात की वो ये हैं कि क्या निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ कानून होना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल, क्या निजी स्कूल स्पष्ट कानून नहीं होने का फायदा उठाते हैं। तीसरी बात है कि एक साथ 3 महीने की स्कूल फीस पर क्या लगाम लगनी चाहिए, क्या पाबंदी लगनी चाहिए। चौथा सवाल, क्या पढ़ाई के अलावा डेवलपमेंट के नाम पर फीस वसूली जायज़ है और क्या स्कूल से कॉपी किताबों की खरीद पर रोक नहीं लगनी चाहिए। छठा सवाल, क्या एडमिशन के वक्त लगने वाले डोनेशन पर बैन होना चाहिए। क्या स्कूल से ही यूनिफॉर्म लेने की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। क्यों ना डिजिटल लर्निंग के नाम पर फीस में बढ़ोतरी पर लगे रोक। क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पर लगने वाली फीस बंद होनी चाहिए। और स्कूल फीस बढ़ोतरी का तय फॉर्मूला क्यों नहीं बनाती हैं सरकारें। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर की समस्या नहीं है, देश भर के छोटे बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना बेहद महंगा हो गया है, होता जा रहा है। और सरकारी स्कूल ज़्यादातर उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं जहां पर लोग अपने बच्चों को भेजना चाहें अपनी मर्जी से। तो सबसे पहले सुनते हैं कि आज दिन भर चली इस मुहिम में इसमें जुड़े कुछ शिक्षाविद और साथ ही मंत्रियों ने इस पर क्या कहा है। जितना इंक्रीमेंट टीचर्स को मिल रहा है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि टीचर्स को इंक्रीमेंट ही नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो जो इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो डीए आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फीस बढ़नी चाहिए। फीस स्टैटिक नहीं हो सकती, ये हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज है कि हर स्कूल को 25% ईडब्ल्यूएस भी बच्चों को पढ़ाना होता है। उसकी फी भी जो है वो इन्हीं नॉर्मल बच्चों के ऊपर लोड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या ही देती है। सरकारी स्कूलों की जो 1960 में थी, हमने खत्म कर दी। हमने जानबूझकर नीतिगत स्तर पर नेताओं के द्वारा। तो आपको लगता है सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी चलती है। नेताओं ने स्कूल खोले, सबसे पहले वहां से नीचे आना शुरू हुआ। सरकारी स्कूलों की साख घटी और ये देश की बहुत बड़ी हानि है। इसकी इकोनॉमिक्स मैं नहीं जानता, लेकिन नैतिकता मैं जानता हूँ। जैसे जैसे सरकारी स्कूल की साख घटी, उसकी स्वीकार्यता घटी, वैसे वैसे निजी स्कूल के मालिकों की मनमानी बढ़ी और वो आज इस कदर बढ़ गई है। वहां पर 2 ग्रुप है, ये कभी एक साथ नहीं आएंगे। एक वो ग्रुप है जिसको फीस बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समस्या वो लोग उठाते हैं जिनको वहां नहीं भेजना चाहिए था, जिनके लिए अच्छा सरकारी स्कूल होता तो वो कतई नहीं भेजते। मैं एक विश्वास दिलाता हूं जी, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के प्रत्येक अभिभावक को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, हमारी सरकार का और हमारे शिक्षा विभाग का पहली प्रायोरिटी विद्यार्थी की वेलबींग, उसको बेहतर शिक्षा में अच्छा वातावरण, बिना दबाव की शिक्षा, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है और हम उसे कर दिखाएंगे। किसी को भी जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ, उनके मानस के साथ, उनके बचपन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। तो
दिल्ली के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि पहली प्रायोरिटी है शिक्षा, लेकिन शिक्षा में किस तरह का बदलाव लाएगी ये सरकार। जो पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने भी इस पर बहुत बात की और बहुत सारे सुधार भी लाए स्कूलों में। और अब सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से ही उठ रहा है कि दिल्ली में स्कूलों में फीस की जो मनमानी है उसके ऊपर नई सरकार कुछ नहीं कर रही। पर सवाल यह है कि उन्होंने क्या किया फीस बढ़ती हुई फीस को रोकने के लिए। एक बहुत बड़ी समस्या है तमाम अभिभावकों के लिए। और इस पर इस पैनल में मेरे साथ जुड़े हैं प्रेमपाल शर्मा, जो रिटायर्ड निदेशक हैं शिक्षा विभाग से, और हमारे साथ और भी तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको एक एक करके उनसे मिलवाते हैं। और पहले आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ तमाम अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बहुत सारे सवाल हैं। आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सुपर 30 से। पेरेंट्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कमल विश्वकर्मा। रुचिका मुखीजा हैं जो महावीर सीनियर मॉडल स्कूल से हैं। सेंट जेवियर स्कूल उड़ीसा से हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर प्रियदर्शी नायक। तो ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इधर अभिभावक भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इसमें। और बहुत बड़ी समस्या पर हम बात कर रहे हैं। लगातार प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ रही है, आखिर इसके ऊपर रोक कैसे लगेगी? और अगर मैं स्कूलों की तरफ से पूछूं तो आप लोगों से ये सवाल है कि महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो स्कूलों का ये सवाल है कि हम अपने टीचर्स की सैलरी भी बढ़ा रहे हैं, खर्च भी बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम फीस कैसे नहीं बढ़ाएं? तो आप क्या उनकी बात समझते हैं? जी, क्या कहना है आपका इस पर? क्या कंसर्न है आपका? मैम, ये स्कूल की फ़ीस डिटर्मिन सरकार और स्कूल्स, वो आपस में एक नियम बनाती है। सरकार, स्कूल्स उसको फॉलो करते हैं, स्कूल्स सरकार ऑडिट करती है, उससे रिज़ल्ट निकल के आता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब सरकार अपना काम कर नहीं पाती और फीस बढ़ जाती है जी, हम सरकार के नियमों के हिसाब से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से फ़ीस जमा कराते हैं, तो दो तरह का तबका बन जाता है पेरेंट्स में। एक बच्चा जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अप्रूव्ड फ़ीस दे रहा है और एक तबका जो कि प्रेशर में आके स्कूल की फ़ीस दे रहा है। मानसिक प्रताड़ना की बात हुई अभी, आशीष सूद सर ने कहा कि मानसिक बच्चों का मानस, उस समय उस बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाता है? या तो वो पेरेंट्स के खिलाफ हो जाता है कि वो फीस नहीं जमा करा पा रहे, या फिर स्कूल के खिलाफ हो जाता है कि स्कूल वाले हमारे पेरेंट्स को की प्रताड़ना कर रहे हैं। ये दोनों ही सूरत में बच्चे की एजुकेशन सफ़र करती है। आप में से किसी और को कोई क्या चिंता है लगातार जो फीस बढ़ रही है उससे? आप लोगों ने स्कूलों के साथ बातचीत की है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि पेरेंट्स के साथ बातचीत करके स्कूल फीस बढ़ाएं, ऐसा होता है क्या? मैम, एसएमसी की मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है, पर उस मीटिंग के कभी भी मायनों को कभी भी माना नहीं जाता है। आज कमर्शलाइजेशन स्कूल की सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आज बच्चे का स्कूल में एडमिशन से लेकर पढ़ाई तक हर चीज़ के अंदर कमर्शलाइजेशन है। आज हम एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो सीट नहीं होती, डोनेशन देने पे वो सीट खाली हो जाती है। मैनेजमेंट कोटा के अंदर सबसे बड़ा कमर्शलाइजेशन होता है। आज हम बुक्स और स्कूल बैग या स्टेशनरी या यूनिफॉर्म स्कूल के अंदर से ही खरीदने के लिए हम बाधित क्या इसके लिए बाध्य किया जाता है कि आप खरीदें वहीं से, कहीं और बाहर नहीं अवेलेबल होता? मैम, बाहर तब हम ले सकते हैं जब हमारे को बुक्स की डिटेल हमें दी जाए कि स्कूल के अंदर कौन सी किताबें लगी हैं। मैम, ऑन एमआरपी हमारे को स्कूल से लेने के लिए बाधित है, जबकि वो किताबें बाहर बाजार में आधे रेट पे उपलब्ध हैं। कंप्लीट सेट लेना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर हमारी काम की हो या नहीं हो। कैरी बैग में डाल के देते हैं, उसके पैसे हमसे मांगे जाते हैं। कैरी बैग में डाल के देते हैं, कैरी बैग के भी पैसे लिए जाते हैं। तमाम किताबों के सेट जो हैं प्रेमपाल जी, वो वहीं पे मिलते हैं और पहले पता भी नहीं होता कि किताबें हैं क्या। तो आप कहीं बाहर से नहीं लेते, सारे लोग कॉपियाँ और किताबें स्कूल से लेने के लिए बाध्य हैं। ये भी एक ज़बरदस्ती है, ये कहीं लिखा नहीं है कैसा होना, पर ऐसा होता है। फीस की बात आपने सुनी, लगातार फीस बढ़ती है। किताबों की बात आपने सुनी। ये जो समस्या है इसका कुछ, अब हम अगर ये समस्याएं तो हैं, हल क्या दिखता है आपको? क्या ये बड़ी विडंबना नहीं है कि पिछले 30-40 साल से हम लगातार ये बात कर रहे हैं? एक एक मंत्री आता है, आते ही ऐसी बातें करता है कि मानो रातों रात बदल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। आप उन गरीबों से पूछिए। अभी जो इन्होंने, मेरे दोस्तों ने जो बात उठाई है जी, दो पहलू हैं इसके। एक है स्कूल की शिक्षा, एक है कि आप उसके साथ ड्रेस भी दे रहे हो, किताबें भी दे रहे हो, यानी क्या क्या दे रहे हो। इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती। शिक्षा जैसा जिससे लिए हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी नैतिक मूल्य सीखे, क्या ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मैंने अपने बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, शिक्षा के लिए भेजा है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एनसीईआरटी से कुछ दिन जुड़ा रहा हूँ, भारतीय रेल के अलावा। जी, किताबें बन गई। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उन स्कूलों में जाके देखा है तो एनसीईआरटी गायब है। हरियाणा में जाके देखा, वहाँ नहीं है। 8वीं तक तो ये सारे स्कूल जो हर सरकार के हैं,
एनसीईआरटी की किताबें जो कि एक प्रबुद्ध राष्ट्रीय उन लोगों के साथ सहयोग करके बनाई जाती है। मैं व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ, जिन दिनों वहाँ था उन दिनों मेरे पास कुछ पब्लिशर आए कि हमारे 200 स्कूल हैं, आप हमारे लिए, मैंने कि मैं किस लिए, जो किताब एनसीईआरटी की 50 रुपए की, कि रेकमेंड कर दे हमारी किताब स्कूल में, वो मेरे लिए, मैं उनके लिए सेट बना दूं जी। समझ गए ना, नाम चला जाएगा, आपका अनुभव है। मैंने कहा कि जो किताब 50 रुपए की होती है आपको क्या मिलेगा, बोले हमारे 200 स्कूल हैं, यानी कि 200 स्कूल में 200 रुपए की किताब होगी। मेरा कहना यह है कि हम बड़ी बड़ी नैतिकताओं की बातें करते हैं, शिक्षा जैसे पवित्र मसले पे जहां हमारी पीढ़ियां बनेंगी, पर प्रेमपाल जी ये बात तो सड़क से संसद तक उस सारी बेईमानी हम उन बच्चों को नहीं सिखा रहे। पर समस्या ये है कि अभी जिसकी मैं दो पहलू में बात मैं आपको रोक रहा हूँ, इसलिए फीस को थोड़ी देर के लिए डीए, जैसा कि कभी सुझाव दिया किसी ने कि जैसे डीए बढ़ता है उसको बढ़ा दिया है, लेकिन ये आज अगले दिन से कि ना ड्रेस में आपका कोई हस्तक्षेप होगा, आप समझ गए। आप जो अभी एक दोस्त ने कहा क्या बता दीजिए ड्रेस कहाँ से लेनी है, किताबें कहाँ से लेनी है। किताबें क्या हैं, वो बाहर से भी मिल सकती हैं, ये बताते नहीं है, सेट मिल जाती है किताबों 10 साल में पिछले 25-30 सालों से सक्रिय रूप से जुड़ा। पहले हुआ था कि एक वाकायदा बोर्ड बनाया जाएगा, ये किताबें होंगी जी, आप समझ गए ना। आप हर स्कूल अपनी मनमानी से अगले साल बदलता रहेगा। मेरे पिताजी की किताब भी मेरे काम आ गई थी, मेरे बड़े भाई की किताब। लेकिन अब क्या होता है कि हर साल किताबें बदल जाती हैं, तो क्या आपको नए सेट किताबें लेनी पड़े, और 8,000 9,000 क्लास 6, 7, 8 की किताबों के दाम हैं, और ये EWS कैटेगरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किताबें फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी किताबें खरीदनी पड़ रही हैं 8-9 हज़ार में। और भी लोगों को इसमें जोड़ना चाहूँगी, फिर मैं आपके पास आऊँगी। हमारे साथ और भी लोग जुड़े। रुचिका मुखीजा, आप सुन रही हैं इन समस्याओं को, चूँकि आप शिक्षा से जुड़ी हैं, महावीर सीनियर मॉडल स्कूल से प्रिंसिपल हैं, तो आपका क्या पक्ष है, किस तरह से जो अभिभावक हैं उनकी बात भी सुनी जाए। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में फीस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पढ़ाना मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। नमस्कार टू एवरीवन। हाँ, मैं बिल्कुल सबसे पहले सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि हम बिल्कुल स्कूलों को, शिक्षा को हम एक मुद्दा ज़रूर बनाएं, चर्चा ज़रूर करें, लेकिन उसको पॉलिटिक्स का मुद्दा ना बनाएं। जो पिछले कुछ दिनों में हो रहा है वो बहुत ही अनप्लेजेंट है, और जैसा अभी किसी अभिभावक ने भी कहा, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हम उस समय बच्चों की भी मानसिक स्थिति के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि हर बच्चा ही सारी कॉन्वर्सेशन का जो घर के अंदर हो रही है कि या तो वो पेरेंट के अगेंस्ट है या वो स्कूल के अगेंस्ट है। तो हम डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है, जो भी आपने अभी 2-3 बातें उठाई, मैं डेफिनेटली उनका जवाब देना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि बुक्स और यूनिफॉर्म के लिए कंपल्सरी करता है स्कूल, तो एक यूनिफॉर्म जब स्कूल में लगाई जाती है तो यूनिफॉर्म का पर्पस यही होता है कि कोई बच्चा, चाहे वो EWS कैटेगरी से आ रहा है, या वो बहुत अमीर घर से आ रहा है, या वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, तो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो सेम यूनिफॉर्म में आए। और ऐसे ही जब सर ने आपने किताबों की बात की, सर ने कहा कि मैं NCERT के साथ जुड़ा रहा हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि NCERT ने लास्ट ईयर जो अपनी किताबें थी वो अगस्त में रिलीज़ की। एज ए स्कूल हम NCERT की बहुत सारी किताबें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो बच्चों ने पहले भी शुरुआत में किताबें खरीदी, और अगस्त में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमारा नया सिलेबस आया, उसके हिसाब से वो किताबें जो आई वो अगस्त में आई, एंड दे वर नॉट सफिशिएंट इन द क्वांटिटी आल्सो। अगर मैं पहली से लेकर 8वीं तक की बात करूं तो NCERT खुद ये कहता है, अगर आप NCERT की साइट पे भी जाके देखेंगे, कि हम इतनी किताबें पब्लिश करते हैं ऑल्सो एज एन एजुकेशन। रुचिका जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आई हैं। बहुत सारे स्कूल प्रिंसिपल्स से बात ही करने को तैयार नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो उन लोगों की है जिनकी शिकायत है कि आप लोग स्कूल फीस इतनी बढ़ा रहे हैं, पर आप बहादुरी से सबके सवाल का जवाब दे रही है, तो धन्यवाद आपका। अब आप ये बता दें कि क्या बातचीत से नहीं बढ़नी चाहिए फीस, क्योंकि फ़ीस हर साल बढ़ाई जा रही है, जिस तरह एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। 20,000, 25,000, 30,000 मंथली फ़ीस हैं ज़्यादातर स्कूलों में। दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूं तो और जहां किसने पहले भी कहा कि जो सरकारी स्कूल हैं वो ऐसे नहीं हैं कि ज़्यादातर लोग वहां पर भेजना चाहें जब तक कि आपकी मजबूरी ना हो। तो ये फीस पर किसी तरह की रोक लगनी चाहिए पढ़ने में। क्या हर साल फीस बढ़ाई जाए, क्या उसी हिसाब से टीचर्स की सैलरी बढ़ती है क्या?
हाँ बिल्कुल सैलरी बढ़ती है। जब जब सरकार ये अनाउंस करती है, जैसे अभी ज्योति मैम ने भी आपने क्लिपिंग में दिखाया, कहा जब जब सरकार कोई भी एनहांसमेंट अलाउ करती है सैलरी में, तो हम भी बाध्य होते हैं। नहीं तो टीचर्स के पास भी ऑप्शन होती है कि जैसे आज आपके पास अभिभावक बैठे हैं, वैसे टीचर्स भी बैठ सकती हैं। जब हम 7th पे कमीशन नहीं देंगे और अगले साल जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो वो नहीं देंगे, तो वो सब चीजें होती हैं। और अदरवाइज ऑल्सो मुझे लगता है कि जो टीचर इतने, हमने खुद कहा कि हम शायद वो सरकारी स्कूलों में वो क्वालिटी नहीं देख पाते, तो जो पब्लिक स्कूल में टीचर्स 24 घंटे काम कर रही है और अपना सारा तन्मयता के साथ, डेडिकेशन के साथ काम कर रही है, तो उसको रोकने के लिए मुझे उसको एक सैलरी पैकेज देना भी बहुत ज्यादा आप ये कह रही हैं कि चूंकि टीचर्स को भी सैलरी बढ़ाई जाती है, उनकी सैलरीज अच्छी हैं, इसलिए भी फीस बढ़ाना जरूरी है। लेकिन आनंद, नॉट द ओनली रीजन, टीचर्स आर नॉट द ओनली रीजन। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि देयर इज अ लॉ। हम ऐसे ही आर्बिट्ररी फीस नहीं बढ़ा सकते। हर स्कूल को अपना बजट बनाना होता है, जिसके अंदर से अराउंड 80 to 90% ऑफ द बजट गोज फॉर द टीचर सैलरी। लेकिन जितने भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं, वो मुझे पता है अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ स्कूल्स में भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं वहाँ बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज हो। तो ये सब चीजें अगर हम मांग करते हैं, पर ये भी सवाल है कि क्या डिजिटल लर्निंग के नाम पर इस तरह से फीस बढ़ाया जाना चाहिए कि आपको फैसिलिटी दे रहे हैं तो फीस इतनी हो जाएगी? इट्स पार्ट ऑफ द एजुकेशन, नया सिस्टम ऑफ लर्निंग है, इतनी फीस दी जा रही है, लेकिन उसमें क्या देखा जाता है? आनंद जी, निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से जुड़ा कोई कानून होना चाहिए क्या, या कानून के एब्सेंस में मनमानी होती है? दरअसल में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले सिखाते हैं कि देखो भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बेस में क्या है इसको समझो। आप ईमानदारी से सोचिए, तो स्कूल वाले फीस बढ़ा रहे हैं तो कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। आप बताइए कितने शिक्षाविद हैं, कितने शिक्षा से जुड़े लोग हैं जिनका आज एक प्राइवेट स्कूल भी है। स्कूल तो व्यापारी लोग चला रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन अब बिजनेस को बदल के स्कूल खोल रहे हैं। आप ईमानदारी से सोचिए कि जितना दिल्ली एनसीआर की बात चल रही है, आप सब स्कूल का इतिहास उठाइए या भी वर्तमान देखिए, तो सब कोई ना कोई व्यापारी या बिजनेसमैन का है। तो उनका धंधा ही है व्यापार से पैसा कमाना, व्यापार से प्रॉफिट बनाना, तो वो प्रॉफिट बना रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उनका एक व्यापार शिक्षा को बना दिया गया है, इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाया जा सकता है। ये हमारे पास बहुत लोग कहते हैं कि आनंद जी आप ऐसा करिए कि हमारे साथ जुड़ जाइए, आपका नाम केवल बेच देंगे, पैसा कमा लेंगे। पढ़ाएंगे कैसा, पढ़ाई कैसी होगी, कंटेंट कैसा होगा, टीचर कैसे होंगे, इस पर कोई नहीं बात करता। अब ये बात ये कि यहाँ पे आनंद जी ये भी कहा जाता है ना, कि आपने जैसा कहा कि कारोबारी हैं, तमाम लोग पैसे कमाने के लिए ही जुड़ रहे हैं और एक कारोबार है शिक्षा भी। तो जब ये मॉडल रहेगा कमर्शियल, तो जो स्कूल खोल रहे हैं उनको देखना होगा कि उनका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो जाहिर सी बात है। डॉक्टर प्रियदर्शिनी नायक, आपका इसमें क्या कहना है? एक तो ये भी लोगों की शिकायत है कि एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पर भी बहुत फीस ली जाती है, बार बार री एडमिशन साल के शुरुआत में के नाम पर फीस ली जाती है, फिर से एडमिशन फ़ीस, बहुत तरह की फ़ीस और भी है हिडन, जैसे बस की फ़ीस ली जाती है उस दौरान भी, जब स्कूलों में छुट्टियां होती हैं तो भी आप बस की फ़ीस पे करते हैं। तो कोई रेगुलेशन नहीं है और इसलिए बहुत सारे स्कूल इसका फ़ायदा उठाते हैं। कि क्या कोई कानून होना चाहिए जो गाइड करे कि स्कूलों की फ़ीस कब और कैसे बढ़े, प्राइवेट स्कूल्स की भी? डॉक्टर प्रियदर्शिनी। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत अच्छा मुद्दा डिस्कशन चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, शिक्षा निर्देशालय का कहना है कि फीस बढ़ाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन चल रही है। मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके लिए फीस बढ़नी चाहिए। ये सभी स्कूल वाले और सभी पेरेंट्स को भी पता है। मेरा ये कहना है कि टीचर सैलरीज एक पार्ट है, कंज्यूमर पार्टी इंडेक्स एक पार्ट है, जिसमें कि इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती है, इन्फ्लेशन रेट्स देखी जाती है, चेंजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग देखी जाती है। हमको ये समझना पड़ेगा कि फीस क्यों बढ़ रही है। अगर हम बात करें आज के डेट में, शिक्षा जगत में भारतवर्ष में 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं। 1.5 मिलियन स्कूल्स में से 85% स्कूल्स रूरल एरियाज में हैं और 15% अर्बन एरिया में।
हम लोग सिर्फ 15% अर्बन एरियाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं, इसमें जो प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं, प्राइवेट एडेड स्कूल में है, और उसमें स्पेसिफिकली एक्सपेंसिव जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कहां पर एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, एक्सपेंसिव स्कूल्स की बात करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे बजट स्कूल्स में हैं जहां पे नॉर्मल फीस बढ़ती है, और फीस बढ़नी चाहिए हर फैसिलिटीज को लेके। डॉक्टर प्रियदर्शी नायक, अब ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से एक्सपेंसिव स्कूल कौन हो गए? क्योंकि अगर हम मुंबई और दिल्ली की बात करें तो 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की स्कूल की फीस है एवरी ट्राइमेस्टर। तो ये एक्सपेंसिव स्कूल भी हैं, मतलब कि हर महीने आप 30, 35, 40 हज़ार दे रहे हैं, वो भी स्कूल से जहाँ 15 हज़ार पर मंथ है। तो एक्सपेंसिव बहुत लोगों के लिए, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत लोगों के लिए नहीं है। समस्या ये है कि कुछ लोग उन स्कूलों में जब डालते हैं और फीस लगातार बढ़ती है, तो आप बीच में बच्चे को, आपकी अब कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इतना दे पाएं, तो आप बच्चे को हटा देंगे। वहाँ पे पेरेंट्स के भी गुट, यहाँ पे तमाम अभिभावक बैठे हैं जो इस बात को के बारे में मुझे बता रहे थे कि पेरेंट्स भी ज़्यादातर सामने नहीं आते। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे को परेशान किया जाएगा, और गुट बन जाते हैं वो लोग जो बढ़ी हुई फीस किसी भी हालत में देने को तैयार हैं, और कुछ लोग जो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जो आवाज़ उठाते हैं उनके बच्चों के साथ भी स्कूल में जैसे नाम से बताया जाएगा कि इन्होंने बढ़ी हुई फीस नहीं दी, या इनके माता पिता जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, ये समस्याएं स्कूलों में आती हैं। डॉक्टर प्रियदर्शी नायक। नहीं, मेरा ये कहना है, जब अभिभावक स्कूल चूज करता है, लोकेशन देख के चूज करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के चूज करता है, फैसिलिटीज देख के चूज करता है, उस समय जो एडमिशन फीस होती है, अगर आप कल्पना करें दूसरे बजट स्कूल्स के अपेक्षा, वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही होती है। तो मेरा ये नहीं मानना है कि फीस आप बहुत ज्यादा बढ़ाएं। तो हमारा यही सवाल है कि उसके ऊपर क्या कोई रोक होनी चाहिए कि किस हद तक बढ़ाएं? हर साल बढ़ाएं, हमने देख के चूज किया, लेकिन किस हद तक? क्या उसके लिए कोई गाइडेंस? जाहिर है हम जान रहे हैं ये बात कि जो स्कूल एडेड नहीं है, जिनके पास सरकार की ज़मीन नहीं है, सवाल यही है कि क्या मनमानी फीस के ऊपर रोक लगनी चाहिए? कमल विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष है पेरेंट्स एसोसिएशन के मध्य प्रदेश में। कमल जी, वहां पे क्या हाल है? गगवा जी, आपको मेरा नमस्कार। और एनडीटीवी ने जो आज मुद्दा उठाया पूरे प्रदेश और देश के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे पैनलिस्ट में साथी बैठे उनको भी मेरा नमस्कार जी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से संघर्ष करके 2017 में फीस रेगुलेशन एक्ट बना था, और 2020 में उसके आधे नियम बने थे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये स्थिति है, ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये चार्ट दिखा रहा हूँ। मैं भोपाल जिले के 82 स्कूलों का विवरण लेके बैठा हूँ, और लगभग 103% तक फीस बढ़ाई हुई है। लेकिन फीस बढ़ाने का हम ये नहीं बोल रहे कि फीस बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन 103% तक बढ़ाई गई आप कह रहे हैं? हाँ, 103% तक फीस का ये चार्ट है मेरे पास, आप चाहें तो मेल के माध्यम से मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। 82 स्कूलों का है पिछले 15 सालों। अब रही बात, मैं जो आना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में देखिए, सबसे पहले जो फीस बढ़ाई जाती है वो किन मुद्दों पर बढ़ाई जाती है? फीस निर्धारित करने के फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत आपको सत्र प्रारंभ होने से पहले 90 दिवस पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग को पिछली साल का लेखा जोखा एवं अगली वर्ष का विवरण के आप कितनी फीस लेना चाहेंगे, और वो कमेटी जिला कलेक्टर जिसके अध्यक्ष हैं वो डिसाइड करेंगे कितने % बढ़ती जाती है। तो लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जो फीस का 10% का वो जबकि नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ती है। तो ये प्रक्रिया क्या सारे स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं सभी जगहों पर? ये भी सवाल है। मध्य प्रदेश में मान लीजिए ये हो रहा है। नगमा जी, पिछली साल 2024 और 25 के अंदर एक हमने ज्ञापन दिया, और मध्य प्रदेश के 55 जिला कलेक्टरों को हमने ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, माननीय राज्यपाल जी को दिया, माननीय सभी जहां जो संवैधानिक पदों पर बैठे वहां हमने दिया। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर निजी स्कूलों की बात करें तो पिछले 24 और 25 में 34,651 स्कूल थे, जबकि सरकार ने 8 जून 2024 तय करी। लेकिन निजी स्कूलों ने उस पर आंदोलन किया कि नहीं, हम इतने जल्दी नहीं पा पाएंगे, डाटा ऐसा वैसा। तो सरकार ने उसको 24 जून कर दी, और 24 जून को लास्ट डेट दे दी और कह दी कि अगर आपका लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं हुआ 2 लाख का जुर्माना और आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना, मेरा पॉइंट पूरा होने जान दिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात हो, लगभग 2 करोड़ यहाँ पर
हमारे यहाँ बच्चे हैं, उनके अभिभावकों की आपके टीवी के चैनल के माध्यम से बात पहुंचना चाहिए। उन स्कूलों में जमा 18,761 स्कूलों ने अपना लेखा जोखा और जो सरकार का 2,000 से 5,000 तक का रसीदी कटवा कर जमा किया, और 15,890 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने आज दिनांक तक नहीं किया, और सरकार का शिक्षा विभाग ना तो उन पर कार्रवाई कर पाया, और सरकार चली विधानसभा सत्र में कलेक्टर साहबों के पास पूरे ऑर्डर वो होते थे, दिशा और निर्देश होते थे, उनके ऊपर एक कमेटी बनाई राज्य स्तरीय, और उस कमेटी में माननीय हमारे प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो खुद अध्यक्ष हो गए। जब अध्यक्ष हो गए तो जो आईएएस हमारे कलेक्टर महोदय वो कैसे काम कर पाए। अब मैं आता हूं, एक मिनट रोक रही हूं आपको, एक सेकंड रोक रही हूं। आपके माध्यम से बात आई और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई। अब मैं यही सवाल रुचिका जी से पूछूंगी कि स्कूलों पर ये बाध्य है, आप बताएं पहले। नहीं, आप 1 मिनट रुकिएगा सर, 1 सेकंड रुकिएगा। यही बात मैं पूछना चाह रही हूँ रुचिका जी से, क्या स्कूल्स सरकारों को ये बात बताते हैं, जो अनएडेड स्कूल्स हैं उनको भी ये देना जरूरी है, कंसल्टेशन होता है क्या, या फीस कैसे पढ़ाई जाती है, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन कितने पहले दिया जाता है? जैसा सर ने कहा, थोड़े से रूल्स दिल्ली में डिफरेंट हैं। हमें 90 दिन पहले नहीं, हमें 31 मार्च तक सबको अपना पुराने साल का भी बजट और हमने जो फीस प्रपोज की है नेक्स्ट ईयर का प्रपोज्ड बजट हमें देना होता है। हमारे पास कितने बच्चे हैं पर बच्चा वो दिखाया जाता है, और तब उस माध्यम से फीस कैलकुलेट होती है कि हम इस बार 5% फीस बढ़ाएंगे या 6% फीस बढ़ाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि फीस स्टैटिक होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जितनी भी हमारी एजेंसीज आउटसोर्स हैं, चाहे वो आप मेडिकल की, चाहे वो आपने स्कूल बस की बात की, वो सारी एजेंसीज जब आउटसोर्स हैं तो हमें उनको पे करना ही करना है। तो स्कूल बसों की फीस जो है वो गर्मी की छुट्टियों में भी क्यों ली जाती है, जब बच्चे बस नहीं यूज करते हैं? तो मैम, जब गर्मी की छुट्टियों में फीस ली जाती है तो वो सब चीज़ों के लिए ली जाती है, वो सिर्फ बस के लिए नहीं ली जाती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और जिससे भी आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो आप उसको भी फी पे कर रहे हैं, चाहे आप डीटीसी की बस भी लगवा रहे हैं, जो कि आज के दिन में बहुत कॉस्टली प्रेपोजिशन है। इसके ऊपर कई लोग प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जी बताइएगा प्रेमपाल जी। पहले तो रुचिका जी का जो इन्होंने कहा कि हमें सभी बच्चों की ड्रेस एक सी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्या ये ड्रेस चांद पर कोई ग्रह बनाएगा? क्या अमेरिका से आएगी? ड्रेस का मतलब है कि हमारे सबके नीली ड्रेस होगी, पीली होगी, तो आप कहीं से भी कपड़ा लेके कहीं भी सिलवा सकते हैं, कहीं से भी। दूसरी बात में इसका आप विश्व की शिक्षा संस्थानों को देखिएगा, ड्रेस ज़्यादा जरूरी नहीं होती, शिक्षा जरूरी होती है। आप कैसे उसके बच्चे का विकास करते हैं, न कि ये कि आप उसमें टाई लगा के और टाई के नाम पर आप पब्लिक स्कूल जो लूट करते हैं। हम सभी ने, ये गरीब देश है, अभी भी आज़ादी के बाद जो शिक्षा शुरू हुई उसमें एक कॉमन था। 1990 तक लगभग 90% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। ये सरकारों का फेलियर है कि धीरे धीरे वो, अभी जो बात उठी रेगुलेट करने की, मैं भी इस प्रशासन में रहा हूँ, हम रेगुलेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेक्सस है नेताओं का और उनका, जैसा कि आपके मंच में उठाया कि लगभग एमपी फंड से स्कूल कॉलेज चल रहे हैं जी, आप उन पे कोई कानून लागू करेंगे? कानून लागू एक औरत जो उठाई कि वो धंधे में, मैं यहाँ पे धंधे की बात को थोड़ा सा कि आनंद जी ने कहा कि कारोबार बन गया है शिक्षा का। मैं इसमें कह रहा हूँ कि कारोबार के रूप में तो बढ़े, लेकिन अगर हर कारोबार की एक नैतिकता होती है। आप क्या दवाइयों में कारोबार नहीं है? क्या दूसरी में कारोबार तो हो, लेकिन एक रेगुलेशन कि जैसे सरकार की हमारी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है। क्या ये पॉसिबल है कि जो गवर्नमेंट एडेड नहीं है स्कूल, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ये लागू करे? बिल्कुल, देखिए हमारे हर साल सरकारी कर्मचारी के डीए बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है एक, और ये सारे पब्लिक डोमेन में होते हैं, आप उसी प्रपोर्शन में बढ़ाएंगे, कोई अबायक नहीं मना करेगा। मैं कुछ और सवाल लेना चाहती हूँ, आप जिन्होंने नहीं बोला अभी, आपका कंसर्न क्या है? आपने इतने लोगों को सुनी बातें आपके। जैसे सर ने कहा कि स्कूल की ड्रेसेस सेम यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो ये ऐसा अब क्यों हो गया है कि नर्सरी से फर्स्ट की ड्रेस अलग है, थर्ड से फिफ्थ की ड्रेस अलग है, हर क्लास की ड्रेस अलग हो गई है, हर 3 साल बाद ड्रेस चेंज हो जाती है। क्या नर्सरी से 12th तक के बच्चे एक सिंपल प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म पे नहीं चल सकते? अगर ऐसा रहता तो मतलब बड़े भाई बहन की ड्रेस जो है छोटे भाई बहन पहन सकते हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता। जब 5th क्लास के बच्चे ने 3 महीने पहले एक न्यू शर्ट ली है, 6th क्लास में वो शर्ट का कॉलर चेंज हो जाएगा, दैट इज अ वेस्ट मनी फॉर। फिर आपको नया ड्रेस लेना पड़ता है क्योंकि हर बार बदल जाता है, ये एक बड़ी कंसर्न है। पीछे भी माइक पास करें प्लीज जी। हाँ, जो बुक्स स्कूल देता है वो स्कूल के अंदर बेची जाती हैं और वो एमआरपी पे बेची जाती हैं, व्हाई इज दैट?
Why is that? Of course, we'll जब वो किताबें बाहर हाफ प्राइस पे मिल सकती हैं या ऑनलाइन 40-50% में मिल सकती हैं, तो स्कूल क्यों चार्ज करता है? इसी पे वो सवाल था कि पहले लिस्ट ही नहीं पता होती कि किताबें मिलेंगी क्या, इसलिए आप जब जाते हैं तो आप स्कूल से बैग समेत किताब ले लेते हैं, बैग के भी पैसे देते हैं। स्टेशनरी भी वहीं से लेनी है, वो भी MRP पे लेनी है। हाँ, आपका सवाल क्या है? बोला गया है कि सर्विस दी जाती है, उसके पे करना चाहिए जी। तो सर्विस के नाम पे लूट नहीं होनी चाहिए। जैसे स्कूल में AC के नाम पे आजकल लूट चल रही है कि अगर क्लास में AC लग गया तो AC लग गया और फीस बढ़ गई। फीस बढ़ गई वो तो अलग चीज़ है, मगर जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें कैपिटेशन फीस को लेके लूट की जाती है। 2-2.5 करोड़ रुपया एक स्कूल इकट्ठा करता है और लगातार 25-30 लाख रुपया है। तो जब एक बात बताएं कि जब लगातार फीस बढ़ती है तो पेरेंट्स में क्या कोई यूनिटी है कि मिलकर स्कूल से बात करें, क्या होता है? पेरेंट्स में बेसिकली यूनिटी होती है, मगर थोड़ा डर होता है कि आपके बच्चे के साथ कुछ और ये स्कूल करता है 100% करता है, 7% डर होता है। बेसिकली हीन भावना बच्चे के अंदर पैदा करते हैं। जैसे ग्रुप बना रखे हैं बच्चों के, तो बच्चों के ग्रुप में अगर किसी की फीस नहीं आ रही तो सबको शेयर की जाती है। अभी कलेक्शन चल रही है, मान लो किसी की 500 रुपये की कलेक्शन चल रही है, अगर किसी बच्चे ने नहीं दिया ना, सब बच्चों के सामने तेरे माँ बाप ने 500 रुपये नहीं भेजे दिए, तो वो बच्चों को तो ये एक हीन भावना है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इसी तरीके से AC और नॉन AC क्लासेस बना के डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है स्कूलों के अंदर। AC और नॉन AC क्लासेस मतलब कि जो AC क्लास में बच्चे जा रहे हैं उनको वो सर्विस, मैं कह रहा हूँ ना, ये सर्विस के नाम पे धंधा बनाया जा रहा है कि आप पे कर रहे हो, आप AC में जाओ। अब इसमें हमारा सबसे बड़ा कानून जो है, कानून में सामने लिखा हुआ है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किंतु वो ये कर रहे हैं। AC और नॉन AC बना दी। एक ही स्कूल में, ये मैंने पहली बार सुना, एक ही स्कूल के अंदर में AC और नॉन AC क्लास होते हैं, यानी कि अगर जो EWS बच्चे हैं उनको नॉन ACs में बिठा के बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि देखो आपको EWS के साथ। एक मिनट मैं आपके पास आऊंगी। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि EWS के बच्चे जो हैं वो नॉन AC क्लासेस में बैठेंगे क्योंकि वहाँ पे पैसे नहीं दे रहे हैं वो, और जो पैसे दे रहे हैं वो AC क्लासेस में बैठेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये काफ़ी गलत है। आपका सवाल मैं आती हूँ आपके पास में जी। सिर्फ फीस का नहीं है, ड्रेस, मंडे की ड्रेस ये है, ट्यूसडे की ये है, वेंसडे की तो है, कई तरह के ड्रेस लेने और वो नेक्स्ट ईयर काम नहीं आएगी। तो ड्रेसेस के नाम पर भी पैसा लूट है। और मैं कहूँगा कि जो ड्रेस के नाम पे लूट रहे हैं या ट्रैवल के नाम पे, ये हमें बोलते हैं कि भाई पिकनिक पे जाना है, ठीक है, या स्कूल में न्यू ईयर का फंक्शन है, तो सारी फीस हमसे चार्ज करते हैं। स्कूल में हर एक फंक्शन के लिए भी बहुत बड़ा यस, पॉइंट है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पैसा लेना होता है, हर चीज के लिए पैसे चार्ज कर रहे हो, पूरी लूट मचा रखी है एकदम से। यानी कि स्कूलों की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे जब स्कूल में गए तो आप उनको एक्सकर्शंस पे, ट्रिप्स पे ले जाएं, और पहले ही आप इतनी फीस ले रहे हैं तो उसके बाद हर चीज़ के लिए एक अलग से फीस। रुचिका जी, एक जो ये बात थी मैंने नहीं सुना था कि EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें नॉन AC क्लास में बिठा दिया गया और जो बच्चे पे कर पा रहे हैं उन्हें AC क्लास में। तो आपके स्कूल में हो सकता है ना हो, लेकिन क्या इस तरह की चीजें भी अब हो रही हैं इस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन? आज मैंने भी ये बात पहली बार ही सुनी है कि EWS के बच्चों को अलग क्लास में बिठा दिया गया और दूसरे बच्चों को अलग क्लास में बिठा दिया गया। AC और नॉन AC की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक स्कूल का जो मुद्दा है वो स्कूल के प्रशासन के साथ अगर हम डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन और मिडवे जरूर निकलता है। क्योंकि यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, जैसे अभी सर ने भी बोला कि हम 15% स्कूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर वो जो 15% प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे 40% बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो जो आंकड़े हम कुछ दिखा रहे थे, उन स्कूलों में शहरों की जो आबादी है ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। तो एक बड़ी आबादी की बात कर रहे हैं अगर हम शहर की बात करें तो। बिल्कुल हम एक बड़ी आबादी की बात कर रहे हैं, और लेकिन शायद ये जो मुद्दा है ये एक स्कूल स्पेसिफिक मुद्दा होगा। 40 to 45% बच्चे, एक बार फिर आंकड़े दिखा रहे हैं, 40 to 45% बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं। और ये अफसोस की बात है कि सरकारी स्कूल्स जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वहाँ पर बच्चे जाएं। तो सरकारें क्या कर रही हैं वो तो एक सवाल ही है, लेकिन निजी स्कूल्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। कहना चाहूंगी कि अगर हमें इस बात से दिक्कत है तो हमें इस बात से दिक्कत कैसे नहीं होगी कि मेरे बच्चा दूसरा यूनिफॉर्म पहनकर आ रहा है और दूसरा बच्चा दूसरी यूनिफॉर्म पहनकर आ रहा है। तो आप एक बारी स्कूल के पर्सपेक्टिव से भी जो भी हम सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आप स्कूल के पर्सपेक्टिव से भी रुचिका जी, पर ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि स्कूल नहीं यूनिफॉर्म ना रखें, वो ये कह रहे हैं कि इस यूनिफॉर्म क्या है, अगर सफेद शर्ट और काली पैंट है तो वो कहीं बाहर भी मिल सकती है, सिला सकते हैं। वो सब करते हैं। आप किसी भी,
मैंडेटरी डिस्क्लोजर होता है एक स्कूल के लिए। मैंडेटरी डिस्क्लोजर होता है जहां पर आपको 5 वेंडर्स के नाम दिखाए जाते हैं कि आप इसमें से किसी से भी यूनिफॉर्म ले सकते हैं, और ऐसा कोई स्कूल नहीं करता कि अगर वही यूनिफॉर्म बच्चा पहनकर आ रहा है और बच्चे को वापस भेजा जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन बच्चे के लिए यूनिफॉर्म में आना और किताबें भी, सब लोगों ने यहाँ पे किताबों की बात की। आप देखिएगा 15 अप्रैल तक एटलीस्ट दिल्ली के सारे स्कूल मैंडेटरी डिस्क्लोजर के अंडर आपको हर एक की वेबसाइट पर किताबों की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी किताबें हैं। लेकिन और उसके पहले किताबें जो है वो पूरे पैक के साथ दी जाती हैं। उसके पहले और सेशन 2 शुरू हो दिन- जाते हैं मैम, सेशन शुरू हो जाते हैं, क्लासेस में किताबें चाहिए, उसके बाद लिस्ट डिस्क्लोज होती है, तो कहाँ से लोग किताबें लेंगे? ज्यादातर लोग पहले किताबें ले लेते हैं। 15 से पहले डिस्क्लोज हो जाती है, और 15 तक अगर हम देखें तो हमारे 10 वर्किंग डेज भी नहीं थे, और उससे पहले ही सारी क्लासेस, तो 10 दिन बच्चे बिना किताब के जा सकते हैं। एंड क्लासेस 9 to 12 आई वुड लाइक टू से क्लासेस 9 to 12 में तो सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें यूज होती हैं। जो भी कुछ यूज होता है वो थोड़ा एडिशनल होता है। ठीक है, 2 सवाल और है कि बच्चा एनसीईआरटी की ही किताब से पढ़ता 2 है। सवाल और है। आपका सवाल क्या था? मैम मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आपने सबने बोला कि जो फीस बढ़ती है वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि टीचर्स की सैलरी बढ़ जाती है, 7th पे कमीशन, स्कूल का एक्सपेंस होता है काफी। जो सैलरी के जो फीस के कंपोनेंट्स होते हैं वो ट्यूशन फीस, एनुअल फीस एंड मेंटेनेंस फीस होती है, राइट? अगर आप हर साल टीचर्स की सैलरी के बेसिस पे कहते हैं कि फीस बढ़नी चाहिए, देन यू गो फॉर ओनली इंक्रीमेंट इन ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस बढ़ाइए, वी आर हैप्पी टू पे कि अच्छा टीचर्स अच्छी हैं, उनको सैलरी मिलनी चाहिए, बट हर साल उसी परसेंटेज से आप एनुअल फीस और मेंटेनेंस फी क्यों बढ़ाते हैं? आप बिल्डिंग तो रेनोवेट नहीं कर रहे हैं। जो आपका खर्चा लास्ट ईयर आया था बिल्डिंग रेनोवेशन का, जो भी मेंटेनेंस था, वो इस साल भी आएगा, क्या वो भी 30% हाइक हो जाएगा मेंटेनेंस और एनुअल फीस? तो इसकी वजह से हमारा जो परसेंटेज ऑफ फीस है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और पेरेंट्स फिर नहीं दे पाते। ठीक है, तो एक तो ये सवाल है, और आपका सवाल क्या है? मैम रुचिका जी ने बोला कि मैंडेटरी लॉ है, 31 मार्च तक हमें डिटेल देनी है। अब आप एज अ पेरेंट सोचें, 31 मार्च को इन्होंने डिटेल दी, 2 तारीख को मेरे को फीस का स्लिप पकड़ा दिया, मुझे नहीं बताया कि कितनी फीस बढ़ेगी। क्या मैं 2 तारीख को अपने बच्चे को इस स्कूल से निकाल के कोई और स्कूल में ले जाने लायक पोजीशन में हूँ? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोली मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं। मैम जैसे टेंडर प्रोसेस होता है, यहाँ पे मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स भी नाम मात्र के लिए हो रहे हैं। 5 लोगों के वेंडर्स के नाम हैं ना, वो स्टोर्स भी एक ही आदमी के हैं, और वो सब लोग एक ही जगह डायरेक्ट हो जाते हैं। एक ही जगह डायरेक्ट हो जाते और हैं, ये बात मैम ये बात प्रैक्टिकल है। देखिए स्कूल्स का पर्सपेक्टिव हम समझते हैं कि टीचर्स को फीस देनी है और हम देंगे, और खुशी खुशी से देंगे, लेकिन उससे अगर 5% डी है, 10% डी है, उससे क्या कंपोनेंट है? फीस अगर समझ लीजिए एक स्कूल 20 करोड़ रुपए की फीस इकट्ठी करता है, तो 1 या 2 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़ रुपए देता होगा टीचर्स को, उसका एक परसेंटेज दी तो हम इंक्रीमेंट देंगे ना मैम। आप तो सब चीज़ों के ऊपर लगा के उस एक टीचर्स के नाम पे एक पूरा 30% लगा के सब चीज़ों के ब्रैकेट बढ़ा देते हैं, और फिक्स्ड एक्सपेंस जो कि कैपिटलाइज होना चाहिए, जो कि डेप्रिसिएशन का एक नियम है कि अगर आप स्कूल ने 1 करोड़ का खर्चा करा है तो 10-10 लाख करके 10 साल मिलेगा उसको। तो ये जो आप बात उठा रहे हैं ना, इसके ऊपर इन लोगों से जवाब लेंगे, और यही एक बड़ी बात है। आपका भी सवाल मैंने सुना, एक ब्रेक लूँगी मैं अभी, और उसके बाद आप लोगों के पास आऊँगी कि इसमें जो हमारा मूल सवाल था कि फिर इस पर रोक कैसे लगे, और कहीं कोई इसके नियम होनी चाहिए कि आप इतना % ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे आप एडेड स्कूल हो या नहीं हो। ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर सरकार को, राज्य के सरकारों को ये सोचना होगा। दिल्ली में भी अब बातें हो रही हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत बातें की थी, पर क्या फीस पे ऊपर रोक लगाई थी? इसके बाद आप फीस नहीं बढ़ा सकते? तो क्या किया गया अब तक और क्या होगा? इस ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। तो आप देख रहे हैं हम लोग, और हम बात कर रहे हैं फ़ीस की, स्कूलों के फ़ीस की। इतनी ज़्यादा फ़ीस बढ़ रही है, लोगों के लिए इतनी मुश्किलें बढ़ गई हैं कि आज दिन भर एनडीटीवी ने ये एक मुहिम के तौर पर इस खबर को, इस मुद्दे को उठाया। फ़ीस की जो फांस है वो लोगों को बहुत चुभ रही है। और हमारे साथ पैनल पे तमाम लोग हैं, हमारे अपने दफ्तर में भी हमारे जो सहयोगी हैं, आसपास के लोग हैं, सबके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों का ये सवाल है, अगर अब मैं दूसरे लोगों को भी इसमें अब शामिल करूँगी, डॉक्टर प्रियदर्शी नायक, कि फ़ीस में डिटेलिंग नहीं रहती कि आप किस चीज़ की फ़ीस ले रहे हैं। कॉम्पोजिट फ़ीस दे दी जाती है, उसमें सब हेड्स जो होते हैं कि किसकी फ़ीस कितनी बढ़ी, क्या फ़ीस ली जा रही है, वो नहीं होता है। इसके अलावा जो स्टडी किट है, अभी भी बात कर रही थी रुचिका जी कि अब किताबें कहीं से भी ले लें, लिस्ट आ जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। स्कूलों की तरफ से एक
स्टडी किट कंबाइंड दे दी जाती है, जिसकी कीमतें जो हैं वो 7,000, 7,500, 8,000 इस तरह की हैं। और ये मैं बात कर रही हूँ क्लास 4, 5, 6, 7 की। तो ये है। दूसरा, हमने ये भी सुना कि बहुत सारे स्कूलों में अब नर्सरी से लेके क्लास 1 तक मील खाना जो है वो कंपलसरी है, जिसकी भी फीस जुड़ जाती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनसे पेरेंट्स कैसे डील करें? उन्हें ये लगता है कि उनसे पैसे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं और उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। डॉक्टर प्रियदर्शी नायक। नहीं, मेरा ये मानना है हर जगह नहीं होता है। और अब हम अपने स्कूल जहाँ के बात हो रहा है करें, वहाँ का उड़ीसा क्या की- किया जाए? जहाँ हो रहा है, मैं तो यही बोल रहा हूँ, जब हम अपना नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं हो रहा होगा। मुझे तो आज बहुत सारे ऐसे चीजें सुनने में मिले, यूनिफॉर्म, हर क्लासेस की यूनिफॉर्म, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है जरूर हम एक 1-to-1 स्कूल के साथ बात करके डिस्कस तो करें। आप लोग के यहाँ और ये नहीं ऐसा हो रहा अगर- है, आप जैसा बता रहे हैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल उड़ीसा के आप मेरे स्कूल हेड में हैं। नहीं, उड़ीसा में ऐसा कहीं पर हमने सुना नहीं है। और बहुत सारे स्कूल से हम जुड़े हैं, हमारे भी 60-65 स्कूल्स इंडिया में हैं, लेकिन हमारे कहीं भी ऐसा सिचुएशन, ऐसा डिस्कशन नहीं हो रहे हैं। और मैं जहाँ चाहूंगा तक कि आप कह कुछ रहे हैं भी कि ऐसा- 1-to-1 बात करनी चाहिए, तो ज्यादातर पेरेंट्स, यहाँ पर आप भी बैठे हैं, क्या स्कूल इसके ऊपर बात करने को तैयार होते हैं? डिस्कशन नहीं होता, सब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं। मैम ये होता है, अगर आप स्कूल से बात करें, एसोसिएशन बनाएं, तो आपको लीगल नोटिस आ जाता है स्कूल की कि तरफ से। आप कार्रवाई ना करें, आपके आवाज़ को दबाने के लिए लीगल नोटिस सर्व होते हैं। तो यही वो वजह है जिसके कारण कोई भी पेरेंट सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखती आदमी खुद झेल लेता है, मदर खुद झेल लेती है, लेकिन बच्चे के ऊपर कोई आंच आ जाए ये कोई पेरेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी बात का फ़ायदा स्कूल वाले उठाते हैं। बहुत छोटी छोटी ऐसी एक्शंस होते हैं जिनसे हमें डर लगा रहता है कि कल को मेरे बच्चे। पेरेंट्स आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि बच्चों के साथ जो है, माइक अगर आपके पास हो तो माइक के साथ बोलिएगा प्लीज। हाँ, तो इसलिए डर रहता है और इसलिए पेरेंट्स आवाज नहीं उठाते। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? मैम अभी आप देखिए इस पैनल पे एक भी महिला मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा टेरर है महिलाओं को, स्कूलों का, कि उनके बच्चे के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होगा। नहीं, हम नहीं चाह रहे हैं और इसलिए हम भी नहीं कह रहे कि इस स्कूल की प्रॉब्लम है और उस स्कूल की प्रॉब्लम है। ये इन जनरल स्कूलों की प्रॉब्लम है और किसी स्कूल को हम सिंगल आउट नहीं कर रहे। कमल जी, आप लोगों ने तो बड़ी हिम्मत करके एक आप पेरेंट्स एसोसिएशन बनाई और इन मुद्दों को उठाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन क्या इससे जो खामियाजा भुगतना पड़ता है बच्चों को, वो कैसे आप लोगों ने उससे डील किया? बिल्कुल नगमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जब पिछले हम लोगों ने 12 साल पहले मध्य प्रदेश में पेरेंट्स एसोसिएशन बनाई और शिक्षा माफिया के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई और शिक्षा माफिया के अंदर जो नकेल लगाने के काम किए, जैसे कि मैं प्रियदर्शनी जी को सुन रहा था और अपने रुचिया जी को भी सुन रहा था, जबकि शिक्षा माफिया एक ऐसा बाजार बन गया है, इनको वश चले ना तो ये बोले कटिंग भी हमारे से कराओ, जूते भी हमारे से लो, दुपट्टा भी हमारे से लो। आप जितना भी शिक्षा माफिया हिंदुस्तान के अंदर, शिक्षा जबकि मौलिक अधिकार था, लेकिन शिक्षा को बेचने वाले, सरस्वती मैया को बेचने वाले, ये अपने सरस्वती जी को बेचकर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। शिक्षा माफिया ने हिंदुस्तान की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट डाल लिए, बड़े बड़े कॉलेज डाल लिए। मैं आता हूं, मेरा जो मुद्दा रह गया था उस मुद्दे पे, क्यों कि ये मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश सरकार को ये होना चाहिए पता, और शिक्षा मंत्री जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो उनके कानों तक, तो मेरा निवेदन है, मध्य प्रदेश में पोर्टल पर माननीय कलेक्टर, जिला कलेक्टर महोदय ने 15 दिसंबर के आसपास एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर को निकालने के बाद 15 जनवरी तक उनको सारे मध्य प्रदेश के 34,701 स्कूलों को अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना थी। उस कलेक्टर साहब के अंडर में ज्वाइंट जो डायरेक्टर रहते हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया, 31 तारीख तक आपको लेखा जोखा प्रस्तुत करना है, जबकि स्कूल आपके 15 मार्च से खुल गए हैं, कुछ 1 अप्रैल से खुल गए। अब 34,700 स्कूलों में से 31 तारीख का आंकड़ा सुनिए नगमा जी, मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कितना हावी है। 9,263 स्कूलों ने सिर्फ अपना लेखा और जोखा प्रस्तुत किया, 25,468 स्कूलों ने आज दिनांक तक नहीं दिया। जबकि जो फीस रेगुलेशन जो एक्ट बना है धारा 3 के तहत, अब मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में पहली प्रयोगशाला की फीस ले रहे हैं। अरे पहली कक्षा में काय की प्रयोगशाला करेंगे क्या? दूसरी चीज, पुस्तकालय की आप फीस ले रहे हैं। अब आप सुनेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने फीस रेगुलेशन एक्ट में 13 मद बनाए, 12 मद बनाए, और 13वां मद ये है कि अगर सरकार कोई फीस डिसाइड करेगी तो आप ले सकते हैं, लेकिन सरकार अगर डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में
कई मदों में फीस ले रहे हो। ऐसे ऐसे मद हैं, आप सुन के पहली बार आपके जो हमारे सेंट जोवियस स्कूल के हैं, महावीर सीनियर है, ऐसे ऐसे मद हैं, तो उनको पढ़ने में भी मतलब मेंटेनेंस फीस, इग्नू फीस, यही बात अभी मैंने पहले भी पूछी थी कि सब हेड्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं और पता भी नहीं होता कि आप किन किन कैटेगरी में फीस ले रहे हैं। आपके पास माइक है, आप भी एक सवाल पूछना चाह रहे थे शायद इससे। चैनल के माध्यम से एक सेकंड और भी लोग बोलना चाह रहे हैं, प्लीज एक सेकंड रुक। मैम, हर राज्य में जो भी उसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, हर साल सर्कुलर जारी करता है नियमों का कि स्कूलों को इन नियमों को पालन करते हुए ही आगे स्कूल के अंदर जो भी चाहे वो यूनिफॉर्म का हो, चाहे वो ड्रेसेस का हो, किसी भी चीज़ का स्टेशनरी का हो, पर कोई भी स्कूल उन नियमों का पालन नहीं करता। सैकड़ों शिकायतें अभिभावकों द्वारा विभाग में भेजी जाती हैं। उन सभी हमारी शिकायतों के ऊपर एक नोटिस स्कूल को जारी करके उन फाइलों को बंद कर दिया जाता है। आखिर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय क्यों चलाए जाते हैं? प्रेमपाल जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि शिक्षा विभाग काम नहीं कर रहा, फिर इसका मतलब ठीक से। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। ये सरकार का फेलियर है, इसलिए तो प्राइवेट स्कूल आए हैं सामने। ये सच है। और जो बातों से निष्कर्ष निकलता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, मैं व्यक्तिगत अनुभव में स्कूल में पूछता हूं कि क्या कभी कोई एसडीएम ने आपका विजिट किया? डीएम की तो बात ही छोड़िएगा, समझ गए ना। अगर प्रायोरिटी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की, समझ गए ना, तो क्या शिक्षा की कोई प्रायोरिटी रही है? लेकिन मैं कुछ पक्ष एनसीईआरटी पे भी दोष मैं मानूंगा। अभी पिछले दिनों कुछ सुधार हुआ है। एनसीईआरटी क्यों किताबें समय से नहीं पहुंचा सकता? क्यों पिछले 25 सालों में लगातार, मैं बड़ौदा में था तब वहाँ केंद्रीय विद्यालय में मेरे बच्चे थे, बोले नहीं आई नहीं है किताबें, आपको दिल्ली से ले जानी पड़ती हैं। सेंट्रल जब एनसीईआरटी ने बनाया है तो क्या ये इतना मुश्किल है? जो एक शब्द का इस्तेमाल बार बार हुआ माफिया का, कहीं ना कहीं तो ये सरकार का फेलियर है। देखिए आज़ादी आई, एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिस देके छोड़ देते हैं, ये बात करें ना आप, उनके ऊपर सख्ती नहीं की जा रही है। हम उस क्रीमी लेयर में हैं कि हमारे लिए तो अशोका यूनिवर्सिटी भी आ गई, फॉरेन यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत हो गई जी। और पिछले दिनों जितना डीए सरकारी कर्मचारियों को मिलता है ना, झोली भर भर के, समझ गए ना, ये अचानक नहीं है कि 5th 6th वे कमीशन में जो पैसा मिला है उससे विदेशी यूनिवर्सिटी ज़्यादा चली हैं, उनकी कारें ज़्यादा बिकी हैं, और उसी अनुपात में हमारे क्रीमी लेयर सरकारी स्कूलों को छोड़ के उधर की तरफ चला गया है। मैं जो अपनी बात, एनसीईआरटी को दुरुस्त करना होगा, जो हो रहा है पिछले दिनों जो खबर लगी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी। और मैं रही बात उसकी कि अगर ये जो ड्रेस का है, मैं इस पर फिर से कहना चाहता हूँ, शिक्षा हमें बताते हैं ना कि आप सादगी और उच्च विचार, आप उच्च विचार और शिक्षा की तरफ जाइए। किसी की उसमें शेड में थोड़ा बहुत अंतर भी होगा, ड्रेस को छोड़ दीजिएगा, उनके ऊपर किताबें आप बता दीजिएगा, जैसा कि एक दोस्त ने कहा कि वो कहीं से भी ले लें। उन बच्चों को और पेरेंट्स को ऐसा परेशान नहीं किए। आपने देखा होगा। एक बात आनंद जी को जोड़ना चाहती हूँ। आनंद जी, बहुत देर से आप इस पूरी बात को सुन रहे हैं और आपने तो एक ऐसा मॉडल बनाया जहाँ पर जो आप पूरी कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं उससे हटकर टैलेंट को पहचान कर और आपने स्टूडेंट्स की मदद की है। यहाँ बार बार बात हो रही है कि सरकारों का फेलियर है। आपने शब्द भी इस्तेमाल किया था, कमर्शलाइजेशन जो है एजुकेशन का इतना ज़्यादा। जाहिर है कि वो शिक्षा विभाग वैसा काम नहीं कर रहे, उनके ऊपर वो कड़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूलों के ऊपर एक नोटिस दे के छोड़ देते हैं, जैसा पेरेंट्स बार बार बता रहे हैं। तो इन बातों को सुनकर जो हमारे मूल सवाल थे कि एक कमी है निर्देशों की, इसलिए मनमानी हो रही है, किस तरह के इसमें गाइडलाइंस होनी चाहिए, कैसे स्कूल्स इसे फॉलो करें, सुनिश्चित कैसे किया जाए इन चीज़ों को। आनंद जी, आपकी आवाज़ म्यूट है, शायद अनम्यूट कर लीजिए अपने को। अभी हमारे कई मित्र ऐसे थे जो बाहर के देशों में रहते हैं, खासकर चाइना के लोगों से बात हो रही थी, बता रहे थे कि वहाँ सरकार ने इतनी सख्ती बरती है कि स्कूल के फीस पर नियंत्रण हुआ है और साथ साथ कोचिंग सेंटर सारे बंद हो गए। तो इस तरह से हमारी सरकार को भी चाहिए कि सख्ती बरते और जो कानून नहीं मानता हो, जैसे अभी सर ने बताया कि एसडीएम का दौरा होना चाहिए, डीएम का दौरा होना चाहिए, उनके फाइल की जांच होनी चाहिए। तो सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, आप सबसे ज्यादा सक्षम है, आप जनता की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता के लिए, तो आप जरूर इस पर कार्रवाई करें ताकि हमारे पेरेंट्स इसका जो शोषण हो रहा है उसके शिकार से बच पाए। दूसरे जो देश हैं, आनंद जी आपने उसकी बात की, बहुत सारे देशों में
स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं उनमें उनका मॉडल इतना अच्छा है कि ज़्यादातर आम लोग, अच्छे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। आपने तो देखा होगा वहाँ पे जो वो प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत कम हैं। हाँ, प्रेमपाल शर्मा जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि यहाँ प्राइवेट स्कूल फले फूले, क्योंकि सरकारी स्कूल का स्तर धीरे धीरे घटते चला गया। हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, अच्छी पढ़ाई होती थी उस वक्त, लेकिन आज के तारीख में जो बेचारा ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो भी 1000-2000 रुपया दे के महीना छोटा ही सही प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजता है। ये स्थिति बहुत ही खराब है। अगर सरकार अपने चीजों को अच्छी करती है, शिक्षा व्यवस्था को अच्छी करती है, तो इन जो प्राइवेट स्कूल है उनका डिमांड घटेगा और बहुत लोगों को राहत मिलेगी। वो दिन अभी बहुत दूर लगता है लेकिन कि प्राइवेट स्कूलों का डिमांड घटे, क्योंकि सरकारी स्कूल उस स्तर पे है नहीं अभी। प्रेमपाल जी, एक पक्ष रह गया है। हाँ, प्राइवेट स्कूल क्यों चल रही हैं? क्योंकि अंग्रेजी चल रही है जी। आप भूल रहे हैं, हर नुक्कड़ स्कूल अंग्रेजी के नाम पर, जिनको स्कूल की स्पेलिंग भी नहीं पता, उनके टीचर्स को भी नहीं पता। कृष्ण कुमार जी जाने माने शिक्षाविद हैं, उन्होंने 90 के आसपास एक लेख लिखा था कि अंग्रेजी का जो कहर है, अगर उनको गांव में जो अंग्रेजी अगर उन्हें आती तो वो पहले ही नगमा शहर में आ जाते, वो बचे कौन? अब नई सरकार की मैं एक तारीफ करूंगा कि भारतीय भाषाओं पर जोर है। भारतीय भाषाओं के जोर में इसलिए नहीं कि अंग्रेजी के खिलाफ हूँ जी। अगर भारतीय भाषाएं आपको आती हैं तो आप अंग्रेजी भी जल्दी जानते हैं। तमिलनाडु इसका उदाहरण है। तमिल उनको अच्छी आती है तो अंग्रेजी भी अच्छी आती है, मलयाली अच्छी आती है। ये उत्तर भारत है कि जिसको न हिंदी आती न अंग्रेजी आती। आप किसी से लिखवा लीजिएगा एक पैरा, आप बोलते बोलते देख लीजिएगा कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप लाख उसके बावजूद भी वो क्रिकेट में कपिल को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि ये अंग्रेजी कैसे बोलेगा। नुक्कड़ स्कूलों के बढ़ने का कारण, प्राइवेट स्कूलों के बढ़ने का कारण ये अंग्रेजी का कहर है। मत भूलिए दोस्त, इस पर अटैक कीजिए कि सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने से और विदेश भागने से ही देश नहीं चल जाएगा। आप एक तरफ तो डुबकी लगाएंगे, समझ गए ना जी। आप अपनी भारतीयता को अगर कायम रखना चाहते हैं तो उन स्कूलों में अपनी भाषा को भी जोड़ दीजिए। और नुक्कड़ स्कूल फलने फूलने का सबसे बड़ा कारण ये अंग्रेजी है, इस पर दबाव रखिए। और रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे कि आनंद जी ने बताया अपने मॉडल से भी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अगर ये कहते हैं कि नहीं हो सकता। मैं आपको जो बात, कनाडा में 2000 के आसपास कुछ स्कूलों को प्राइवेट करने की मुहिम चली थी, लोग सड़कों पर उतर आए। अब मैं जिम्मेदारी समाज की लेता हूँ, क्या समाज इसके लिए तैयार हुआ? जो समाज तो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। यहीं पर आपने सुना कि अभिभावक जो हैं उसमें से 2-4 आवाज उठाते हैं, बाकी लोग शर्म से खामोश रहते हैं कि हम पैसा दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे हम पैसे। नहीं, उससे तो आवाज भी नहीं उठाते। नहीं, उससे पहले वो डरे हुए हैं कि स्कूल में इतनी सिफारिशों के बाद, इतनी मिन्नतों के बाद तो दाखिला मिला, और इस बच्चे को, क्या आपने सुना नहीं हुआ कि बच्चे ने फीस जमा नहीं की और उसको रोक दिया गया? इन प्राइवेट स्कूलों की, इन प्राइवेट स्कूलों की हरकतें। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, दोषी सरकार, सरकारी स्कूल है जिन्होंने सरकारी नौकरी को मेज पर पैर रख के आराम की मान लिया। वो नौकरी के लिए तो बहुत मेहनत की जी, उसके बाद में तो रहा कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। सही, अब पूरा इल्ज़ाम जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को नहीं दे सकते, क्योंकि जब सरकारें नाकाम रही हैं और सरकारी स्कूल नाकाम रहे हैं, इसलिए अब आप रोक नहीं सकते कि कमर्शलाइजेशन हो गया एजुकेशन का, क्योंकि जो इसमें आए वो अपने मुनाफे के लिए ही आए हैं और वो ही हो रहा है। रुचिका जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगी। हम चाहते हैं कि, हम ये नहीं कह रहे कि हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन कहीं कुछ रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए, किसी सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल, मैं इस बात पे पूरा बिलीव करती हूँ कि ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप लोगों ने कहा और मैंने आप सबकी व्यथाएं भी सुनी, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 2 पब्लिक स्कूलों के साथ जुड़ी हुई हूँ, 4 पब्लिक स्कूलों के साथ जुड़ी हुई हूँ तो वहाँ ऐसी गुड प्रैक्टिसेस चल रही हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पर भी ऐसी कोई भी प्रैक्टिस चल रही है तो डेफिनेटली सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। मैं एक विनम्र निवेदन ये भी करना चाहती हूँ कि हम इस पूरे मुद्दे को पब्लिक स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स ना बनाएं। सरकार जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स की नहीं है, वो पब्लिक स्कूल्स की भी है। और जैसा आपने कहा, रेगुलेशन दोनों जगह होनी चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि दोनों इकट्ठे ही एग्जिस्ट कर पाएंगे।
को एग्जिस्टेंस इज द की टू प्रेजेंट सोल्यूशन। हम कुछ ऐसी चीजें करें कि एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, बच्चों को एक दूसरे में के स्कूल में, टीचर्स को एक दूसरे के स्कूल में जाने का एक्सपोजर मिले, और हम बेस्ट प्रैक्टिसेस डेफिनेटली एक्सचेंज करें। थैंक यू। अगर ये हो जाए कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में एक दूसरे को एक्सचेंज प्रोग्राम आजकल बड़े बड़े स्कूलों के बीच में होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में भी हो, तो शायद सीखने का भी मौका मिले और सरकारी स्कूल जो हैं वो अपने स्तर को भी कुछ सुधारें, कि ये भी ऐसा भी होना चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी लोगों का। हमारा मकसद यही रहा है दिन भर के हम इस मुद्दे पर बात करें, चर्चा करें, क्योंकि ये मुद्दा सामने आए, क्योंकि इसका हल जो है वो बहुत ज़रूरी है और सुधार ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद।